गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 3G की होगी। लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगर आपको उसमें से कुछ ना आए हो तो आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? पहले पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी। तो इन दोनों को हम मान लेंगे। पहले कुछ देखते हैं। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष और पिता की आयु बराबर y वर्ष। अब देखते हैं पहली शर्त क्या है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो ये लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व। क्या होता है 10 वर्ष पूर्व? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि पिता की आयु बराबर 4 गुणे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु की 4 गुनी है, इसलिए हमने पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? वर्तमान में y है, तो 10 वर्ष पूर्व y माइनस 10 साल घटा देंगे तो 10 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। उसी तरह पुत्र की 10 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 10। अब इसको हल कर लेंगे। y माइनस 10 बराबर 4 गुणा x 4x, 4 गुणा 10 40। अभी इसको एक तरफ कर लेते हैं। 4x, y उधर जाएगा माइनस y, 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, माइनस 40 और प्लस 10 कितना हुआ? माइनस का 30 बराबर 0। ये दोनों हमने उधर कर लिए, तो ये 4x हो गया। y उधर जाएगा तो माइनस y, 10 उधर जाएगा प्लस का 10, प्लस 10 और माइनस 40 माइनस 30 हो गया। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। द्वितीय शर्तानुसार अब से 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात हो रही। 10 वर्ष बाद क्या होता है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, यानी पिता की आयु बराबर 2 गुणा पुत्र की आयु। पिता की अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष जोड़ देंगे। अभी y मानी हमने, तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10। इसी तरह पुत्र की क्या हो जाएगी? x प्लस 10। अब इसको हल कर लेंगे। y प्लस 10 बराबर 2 गुणा x 2x, 2 गुणा 10 20। अब ये दोनों उधर कर लेंगे हम, तो ये 2x। अब y वाला पद यहाँ माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस 10 उधर होगा, माइनस 10 और प्लस 20, यानी कि प्लस का 10। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। हम वज्र गुणन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणन, जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में वज्र गुणन विधि हल करो, आपको जो विधि अच्छी लगे, जो आसान लगे, उससे हल कर सकते हैं। से हल करने पर तो x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे x के नीचे x के गुणांकों को छोड़ देंगे, 4 और 2 नहीं लिखेंगे। y के गुणांक क्या है? -1 और इधर भी -1। इधर अचर पद -30, इधर 10, इनका तिर्यक गुणा। अब y के नीचे
-30 और 10 x के गुणांक 4 और 2, इनका तिर्यक गुणा। अब इधर x और y के गुणांक 4, 2, -1, -1, इनका तिर्यक गुणा। अब देखिए आगे, x बटे 10 गुणे 1 -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बाद में बीच में माइनस चिन्ह आता है तो माइनस रहेगा, 30 से कम 30 बराबर y बटे 30 दूनी 60 -10 चकु 40 बराबर 1 बटे 4 एकम 4 माइनस का 2 एकम 2 माइनस है, माइनस बीच में आता है तो माइनस माइनस प्लस। x बटे 30 और 10 40 माइनस का, y बटे 60 और 40 माइनस का 100, 1 बटे 4 में से 2 गया 2 माइनस, तीनों पक्षों में माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आया, 40 बटे 2, यानी कि 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 यानी 20। इसी तरह y क्या आया, 100 बटे 2 यानी 50। तो x क्या था, पुत्र की आयु, इसलिए पुत्र की आयु क्या हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु। हमने कौन सी आयु मानी थी, वर्तमान आयु मानी थी। तो x का मान क्या आया, 20, तो पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष। पिता की आयु, y क्या आया 50, पिता की आयु हो गई 50 वर्ष। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। तो पिता की आयु 80 वर्ष कब होगी, अभी 50 है यानी 30 साल बाद होगी। तो 30 वर्ष बाद पिता की आयु 80 वर्ष होगी। उस समय पुत्र की आयु होगी क्या होगी, देखते हैं। उस समय पुत्र की आयु 30 वर्ष बाद इनकी 80 वर्ष है तो इसमें भी 30 ही जोड़ देंगे। 30 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 20 + 30 बराबर 50 वर्ष होगी। यानी जब 80 वर्ष के पिता होंगे तो पुत्र कितने वर्ष के होंगे, 50 वर्ष। अब इनकी आयु का अनुपात पूछा गया, पिता और पुत्र की आयु। तो पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कब, जब पिता 80 वर्ष के हैं। तो अनुपात निकाल लेते हैं, पिता की आयु 80 वर्ष और पुत्र की क्या होगी तब 50, तो 80 बटे 50, 0 से 0 घट गया, तो ये क्या आ गया 8:5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आप अपने बुक में देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। देखिए किस तरह से लगेगा। इसमें कुछ 2-3 सवालों में जो समीकरण कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिए, बाकी उनको हल तो आप कर ही लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ मैंने आयत की लंबाई और चौड़ाई मान ली है, x और y, ठीक है। x और y लंबाई चौड़ाई मान ली। अब पहली शर्त है, एक दूसरा आयत है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, तो हमने दूसरे आयत की पहले लंबाई चौड़ाई निकाल ली। उसकी हम लंबाई 11 मीटर अधिक है तो लंबाई में 11 जोड़ दिया, ये नई लंबाई आ गई। और दिया है चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो पुरानी चौड़ाई में से 6 मीटर घटा दिया, तो ये नए आयत की चौड़ाई आ गई। अब इस नए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, पुराना क्षेत्रफल तो लिख दिया, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले ये लंबाई चौड़ाई थी, अब ये है।
अब यहाँ पे हमने इसका गुणा किया एक्स वाई, इसका गुणा इससे किया, एक्स का गुणा वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स का गुणा 11 से करेंगे 11x, -6 का गुणा वाई से करेंगे -6y, -6 का 11 से करेंगे -66, एक्स वाई और एक्स वाई कट गया। यहाँ पे एक तरफ ले जाके पक्षांतर करके तब काट सकते हैं। तो ये समीकरण यहाँ पर बना एक्स वाई और अचर पद का। इसी तरह से दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा। वहां पर क्या शर्त दी गई है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। एक तीसरा आयत है जिसके बराबर है क्षेत्रफल, उससे 22 मीटर लंबा, यानी 22 मीटर उसकी लंबाई ज्यादा है तो लंबाई में 22 मीटर जोड़ दिया, और 9 मीटर कम चौड़ा है तो चौड़ाई में 9 मीटर घटा दिया। अब यहाँ से भी इसका पहले आयत का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे भी एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तभी आएगा। यहाँ पे एक्स वाई पक्षांतर करके हमने काट दिया, तो यहाँ पर ये समीकरण बना। अब ये समीकरण 2 और 1 आप हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। फिर एक्स वाई के मान निकालेंगे, वही होंगे आयत की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पूछा क्या गया, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन 18 लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे, एक्स और वाई हमने मान लिया यहाँ पर। अब पहली शर्त है लंबाई 5 इकाई कम हो जाए, तो 5 इकाई कम करने पर लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस 5। इसी तरह चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई जा रही, तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, y प्लस 3। तो जब लंबाई 5 इकाई कम होती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ती है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो नए क्षेत्रफल में अगर हम 9 जोड़ दें तो पुराने के बराबर हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 9 बराबर पुराना एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये समीकरण आ गया। इसी तरह दूसरी शर्त होगी। दूसरी शर्त ये है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो पुराने वाले में 67 जोड़ दें तो नए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ गया है इसलिए पुराने में ये जोड़ देते हैं तो बराबर होगा। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ मान रखेंगे, लंबाई चौड़ाई इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे एक्स वाई कट गया, तो ये समीकरण बनेगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल करके एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे, वही लंबाई और चौड़ाई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आप लगाइए, इनमें अगर कोई समीकरण नहीं हल कर पाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या देना होगा। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर मीटर भाड़ा ये हम मान लेंगे। माना हमने नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। तो यहाँ दिया गया 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो हम निकालेंगे। पहले तो x रुपये सभी को देने होते हैं, ठीक, और इसके अतिरिक्त है y रुपये हर किलोमीटर के देने होते हैं। तो 10 किलोमीटर चढ़ने के लिए अतिरिक्त कितना देना होगा, y गुणा 10।
तो कुल कितना हुआ, x तो लगना ही है और 10y एक्स्ट्रा, तो कितना x प्लस 10y, जो कितना दिया गया सवाल में 105 रुपये। ये देखना है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो हमने माने हुए से निकाल लिया 10x प्लस 10y और दिया गया 105, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये पहला समीकरण बन गया। इसी तरह 15 किलोमीटर के लिए दिया गया, तो 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त कितना हुआ 15y, तो कुल हो गया x प्लस 15y, ये दिया गया 155, ये दूसरा समीकरण हो गया। इन समीकरणों को हल करेंगे तो आपके x y के मान आएंगे। देखिए मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो x कट गया, y का मान आ गया, फिर x का भी निकाल लिया। तो नियत भाड़ा 5 रुपये, x का मान अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर आ गया। अब इसमें एक चीज और पूछी गई कि 25 किलोमीटर के लिए कुल कितना भाड़ा देना होगा, तो हमने 25 किलोमीटर के लिए 5 रुपये तो सभी को देने होते हैं और 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 25 गुणे 10 तो 250 और देने होंगे, तो 250 प्लस 5 255। तो ये इस तरह से आप करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं लगाई थी वो सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।